मिलिट्री हैड रेड फ्लैग दैट एरिया, फिर वहां पर टूर ऑपरेटर्स को इजाजत कैसे मिली? अगर 10 कश्मीरियों से बात करें तो ज़्यादातर यही कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान उतना बुरा नहीं है। उनका रिएक्शन थोड़ा पॉजिटिव ही आता है पाकिस्तान को लेकर। कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी टूरिस्ट को नहीं मार सकता जब तक वहां का लोकल आदमी आपको सपोर्ट ना करे। You are just welcoming me as a tourist, but you don't welcome us as a permanent resident. While a Hindu sharpens his argument, a Mohammedan sharpens his knife. So पाकिस्तान आर्मी सुधर सकती है? पाकिस्तान आदमी कभी नहीं सुधर सकती। ये वो कॉकरोच हैं कि इनका सिर काट दे तब भी 15 दिन तक जिंदा रहता है। तो इस एक्ट के बाद आपको लगता है अगर वॉर होता है तो कोई कंट्री है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे? जिन तालिबानियों को पाकिस्तानी फौजियों और पाकिस्तानी मुल्लों ने खड़ा किया, आज वो भारत की सपोर्ट में खड़ा है। कश्मीर से ऐसी वीडियोस आने लगी कि पहलगाम में सब कुछ ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, पर हम यहाँ सुरक्षित हैं। मेरे हिसाब से उनको कूटना चाहिए, वो कुटाई के हकदार। ऐसे लोगों की खूब चमाट पड़नी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने एक नहीं 2 बार कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। कर्नल दानवीर सिंह आज हमारे गेस्ट हैं। इंडियन आर्मी में 20 वर्षों तक इन्होंने अपनी सेवा दी है। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पर लड़ाई हो, नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में इंसर्जेंसी से मुकाबला हो या कश्मीर की घाटी में प्रॉक्सी वॉर, कर्नल दानवीर का अनुभव अद्वितीय है। कश्मीर वैली में आतंकियों के खिलाफ बहादुरी दिखाने के लिए उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। आज के पॉडकास्ट में पहलगाम अटैक के पीछे की कॉन्स्पिरेसी, इंडियन आर्मी की आगे की स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान का न्यूक्लियर अटैक को लेकर बार बार धमकी देना और साथ ही इंडिया में बैठे पाकिस्तान के सिंपैथाइजर्स का इलाज क्या है, इसके अलावा भी कई सारे मुद्दों पर और टॉपिक्स पर बातचीत हुई है। इसलिए इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करिएगा। प्लीज वेलकम कर्नल दानवीर। जय हिंद सर। जय हिंद रौनक। सर कैसे हैं आप? बहरहाल इस समय तो खुश नहीं हूँ, लेकिन आपके पॉडकास्ट पे हूँ तो ये एक बड़ा अवसर है अपनी बात कहने का। बिल्कुल सर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। शायद यही इमोशन जो आपका है शायद पूरे देश का है इस वक्त, और सारे लोगों में एक चिंता भी है, एक तरीके का गुस्सा भी है। लोग चाहते भी हैं कि सही तरीके से भारत की सरकार या जो इंडियन आर्मी है वो जवाब दे पाकिस्तान को, या ये कहें कि आतंकवाद को। तो इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ है, अगर आप मेरे से पूछें कि इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं, अगर आइकॉनिक टेररिस्ट स्ट्राइक इंडिया के अंदर हुई है जो कि पूरी दुनिया में उसको एक बहुत बड़े टेररिस्ट स्ट्राइक के तौर पर देखा जाता है, वो है मुंबई पे ताज होटल पे पाकिस्तानियों का हमला 26/11। अगर आप मेरे से पूछें पहलगाम का अटैक ज़्यादा बड़ा है या मुंबई का, तो मेरे हिसाब से पहलगाम का अटैक मुंबई से कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उससे जो मैसेजिंग जा रही है पहलगाम से वो बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक और आपके बेसिस को छेड़खानी करने वाला एक हमला था ये, और बहुत ही स्पेसिफिक हमला था। 1947 का जो रूट कॉज टू नेशन थ्योरी उससे अलाइन था। देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर अराजकता फैलाने का एक प्रयास था, और आपने जो कश्मीर घाटी के अंदर धारा 370 हटाकर नॉर्मलसी लाने की कोशिश करी, जिसकी बात दुनिया कर रही थी। कश्मीर घाटी के अंदर खुशहाली थी, लोगों का ट्रेड अच्छा चल रहा था, व्यापार अच्छा चल रहा था, टूरिज्म अरूज पर था। जो वहाँ पर फल और फ्रूट्स जो बन रहे थे, जो वहाँ उसकी घाटी के जो मशहूर है, उनका मूवमेंट घाटी से बहुत आसानी से हो रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत शानदार इंटरनेशनल लेवल का बन रहा था। तो एक बहुत बड़ा मैसेज 370 के बाद इन सारी घटनाओं से पूरी दुनिया को जा रहा था, लेकिन इस घटना ने इस पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया और ये बता दिया कि आप जो भी कर रहे थे, आप किसी गलतफहमी में ना रहें, मुगालते में ना रहें। इसकी डोर हमारे हाथ में है, हम जब चाहेंगे तब खींच देंगे। उन्होंने बेसिकली ये बता दिया कि टूरिज्म आप करते हैं, ट्यूलिप गार्डन में आप घूमते हैं, आप शिकारे में जरूर चलते हैं, रील बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, खुशियां बिखेरते हैं, बिखेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन आंसुओं में बदली करने की काबिलियत मेरे पास है
और ये मेरे से मेरा मतलब है मुनीर के पास है, और ये उसने साबित कर दिया है। जबकि इस तरीके का हिसाब किताब मुंबई में नहीं था। मुंबई में सारी कम्युनिटी के लोग मारे गए थे, क्रिश्चियन भी मारे गए थे, जूस भी मारे गए थे, हिंदू भी मारे गए थे, आई एम श्योर कोई मुसलमान भी मारा गया होगा। लेकिन वहाँ पे जो उसका जो मैसेज था वो ये था इंडिया को कि हम इंडिया को कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल पे स्ट्राइक फाइनेंशियल करें। कैपिटल पे स्ट्राइक कर दिया। तो वो इंटरनेशनल लेवल पर गया ज़रूर, क्योंकि उसमें फिरंग मारे गए थे, लेकिन उसकी मैसेजिंग भारत को दूसरे किस्म की थी। उसमें शायद कोई थोड़ा मिलिट्री टच ज़्यादा था। उसमें मिलिट्री टच ज़्यादा था क्योंकि उसको एम्फिबियस तरीके से वो आए, समुद्र के रास्ते आए, उसमें प्लानिंग दूसरे किस्म की थी। अ, वो एक दूसरे किस्म का था। ठीक है। ये वाला एक दूसरे किस्म का है। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है। जी। इसके अंदर कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज है, जैसा मैंने बोला जी सर। कि इसकी बागडोर हमारे हाथ में है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। और एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ इंडिया हम्म। इज़ कंसर्न्ड, मुंबई जैसे हमले रोकना बहुत आसान है, और हमने रोक भी लिए। उसके बाद से कोई ऐसे हमले नहीं हुए पिछले 10 साल से मेनलैंड इंडिया में। फ्रिंजेस में, बॉर्डरिंग स्टेट्स में ज़रूर हुए हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है, जब आसिम मुनीर कहता है कि हिंदू अलग हैं, हम अलग हैं, हम दूसरा नेशन है, सेकंड नेशन है, डिफरेंट नेशन है, हमारे डेस्टिनेशन अलग है, हमारे मीन्स अलग हैं, हमारे सोचने का तरीका अलग है, और अपने बच्चों को ज़रूर बताना कि हमने क्या कुर्बानियाँ दी इस देश को बनाने के लिए, और कश्मीर हमारी शारग है। हम्म। वो कनेक्ट करता है उसको, और उसके बाद एक घटना होती है। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है। इंडिया की इंटीग्रिटी को लेकर ये एक्शन देखा जाना चाहिए। जो मुंबई के अंदर हुआ वो इंटीग्रिटी को लेकर नहीं था, वो आपकी सिक्योरिटी ओवरऑल को लेकर था, आपकी इकोनॉमी को लेकर था, आपकी डिफेंसेस को लेकर था, बट इंटीग्रिटी को एज सच नहीं था। ये वाला जो हमला हुआ है, ये आपकी इंटीग्रिटी को लेकर है, कि आपकी नेशनल इंटीग्रिटी, यूनिटी, उसके ऊपर प्रहार किया है, और जिन्ना वाली सोच को सामने रखकर ये प्रहार किया गया है। सो आपको लगता है इंडिया ने सही तरीके से रिस्पॉन्ड किया? मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूँ पहले तो। आई डोंट नो आप सिविलियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से पूछ फॉर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर यही कुछ मुसलमानों के साथ पाकिस्तान में होता, तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ ने अगर अटैक किया होता, तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता? अगर उसको भारत से कंपेयर करें तो आई थिंक हमारे यहाँ काफ़ी शांति रही और अभी भी है। देखिए, इंडिया का कैरेक्टर हिंदू कैरेक्टर है। हिंदू इतनी जल्दी उत्तेजित नहीं होता है, उसमें बहुत सारी पेशेंस है। और चर्चिल की वो बात याद करने में कोई बुराई नहीं होगी कि वेल वाइल अ हिंदू sharpens his argument, a Mohammedan sharpens his knife. तो ये दोनों के तरफ के कैरेक्टर को बताता है। While the Mohammedans from Pakistan use their AK-47s, we have shown patience and we are still polishing our arguments. हम अभी भी ये बात कर रहे हैं कि हम इस बात पे खुश हो जाते हैं जब ख्वाजा आसिफ एक फिरंग चैनल पे बोलते हैं कि हमने अमेरिका के लिए काम किया, हमने उनके लिए काम किया। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि हमने आतंकवाद आपके कहने पर, और हम खुश हो जाते हैं कि देखा देखा हम कहते थे, अप्रूव हो गया, अप्रूव हो गया, अप्रूव हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो अभी भी हम ज़्यादातर उसमें लगे, क्योंकि हम बेसिकली वायलेंट लोग नहीं हैं। ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारा अब एपिटाइट चेंज हो गया है। हम अभी वायलेंट नहीं हुए हैं, हम उसके ट्रैप में नहीं फंसे हैं। हम यहाँ पर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि यहाँ से कार्रवाई होगी, डेड बॉडीज़ अलग अलग स्टेट्स में जाएंगी। तो उन्होंने सोचा कि जैसे गोधरा में हुआ, ऐसे पूरे देश में हो जाएगा और उनका मकसद अचीव हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे ख्याल से सिविलियंस को लेकर जो अभी तक की कार्रवाई, चाहे हिंदू मेजॉरिटी की रही हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रही हो, ये बहुत सही रही है। और जो कश्मीरी मुसलमान स्टूडेंट्स को एक आशंका थी कि उनके ऊपर हमले हो सकते हैं, एक नर्वसनेस थी, बीजेपी के नेता हैं रैना साहब जम्मू से,
जो बहुत ही हार्डकोर राइट विंगर हैं, उन्होंने जब अपना वीडियो जारी किया, कल की बात है, जिसमें वो कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स को गले लगा रहे थे और ये आश्वासन दे रहे थे कि किसी भी हालत में हमारे बच्चों को तंग नहीं किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं इस रिजॉल्व को बताता है कि डिस्पाइट ऑल दिस हम देश के अंदर माहौल खराब नहीं होने देंगे। एंड सल्यूट टू द इंडियंस कि उन्होंने एक भी ऐसी घटना सामने नहीं रखी जिससे कि ये जो एस्पेक्ट है इसके ऊपर सेंध लग सके। सर, अटैक के बाद से 3-4 दिन के बाद से ही कई सारे टूरिस्ट जो ऑलरेडी जिन्होंने बुकिंग्स करा रखी थी, जब वो पहलगाम पहुंचे तो कश्मीर से ऐसी वीडियोस आने लगी कि पहलगाम में सब कुछ ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं पर हम यहाँ सुरक्षित हैं। तो उसको लेकर बाकी देश में अलग अलग जगहों पर ये रिएक्शन आया कि अभी तो कुछ लोगों का वहाँ पे कत्ल हुआ और आप लोग तुरंत घूमने चले गए, और अगर वहाँ जा रहे हो तो वहाँ से अगर आप ये वीडियो बनाकर भेजते हो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं हो सकती हैं, तो उससे उन परिवार वालों पर क्या असर पड़ेगा जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके बच्चों ने अपने पिता को अपने सामने सर पर गोली खाते हुए देखा है। तो 2 सवाल इससे निकलते हैं कि तुरंत वहाँ पर जाकर सेलिब्रेट करने लगना और ये दिखाना कि अब पहलगाम में सब कुछ नॉर्मल है, क्या ये सही था? सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे अंदर गुस्सा है और हम वहाँ नहीं जाते हैं या वहाँ के लोकल्स के इन्वॉल्वमेंट को उसमें देखते हैं और मैं उसका बॉयकॉट करता हूँ, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। जो लोग ये कहते हैं कि ये छोटी मोटी घटना है, मेरे हिसाब से उनको कूटना चाहिए। वो कुटाई के हकदार हैं, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इतने इनसेंसिटिव आप कैसे हो सकते हैं कि छोटी मोटी घटना? आप उस लेडी से पूछिए जिसका हस्बैंड 7 दिन की शादी के बाद जब मारा गया है, हनीमून पे गए थे। आप उससे पूछिए जिसका बाप मारा गया है, जिसका भाई मारा गया है, उससे पूछिए कि ये छोटी मोटी घटना थी क्या? इट कांट बी मोर इनसेंसिटिव एंड फूलिश एंड सैड। आई एम श्योर जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया है उनको जस्टिस मिलेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो वीडियो बना के आएंगे तो इसी माशरे में, और मिलनी चाहिए। कुछ कुछ जस्टिस जो है वो कोर्ट में नहीं दी जाती, वो स्ट्रीट पे दी जाती है, और ऐसे लोगों की खूब चमाट पड़नी चाहिए जिससे कि उनको ये पता लगे, समझ में आए। देखिए, जो 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 रैपट है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, जो रैपट जो है ये कंटाप, ये इतना सॉलिड ट्रीटमेंट है। इससे जो आप मैसेज दे सकते हैं वो शायद 1 साल के कोर्ट केस से नहीं दे पाएंगे। जो एक पब्लिक में जो आपके रैपट पड़ेंगे, कंटाप घिसे जाएंगे आपके गाल पे, तब आपको समझ में आएगा कि छोटी मोटी घटना है कि नहीं है। तब आप उस रैपट को बताएंगे कि ये बहुत बड़ी घटना है, और जिसके लोग मारे गए उसके लिए आप ऐसे कह रहे हैं, कितने शर्म की और दुख की बात है। तो ये भी बताता है कि जिन लोगों ने इस तरीके के वीडियो बनाए वो किस परिवार से आते हैं, किस तरीके की मानसिकता रखते हैं, और उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रही बात एक। दूसरी तरफ जहां पे ये लोग कहते हैं कि कश्मीरी आतंकवाद के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो हम क्यों पर्यटन करें वहां पर और क्यों उसकी इकोनॉमी को फायदा दें। वो जो कश्मीरी वीडियोस भी आए हैं वो पर्यटकों के मारे जाने से इतना आहत नहीं है जितना अपने रोजगार को खोने से आहत है। ये एक मैसेज कई वीडियो से कन्वे किया गया है। तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि भाई मैं क्यों जाऊं भाई, अगर तेरे को मेरे से कोई प्यार नहीं है, तेरे को रुपए से प्यार है, और मैं वहां जाके अपनी जिंदगी और जान जोखिम में डाल के और तेरी मैं कमाई करवाऊं, तो मैं वहां क्यों जाऊं? बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर कोई सिटीजन ऐसे सोचता है, उसका पूरा हक बनता है कि वो ऐसा सोचे। बट मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं, मैं इसको एक दूसरे लेवल पर देखता हूं। मेरा नजरिया देखने का अलग है। राष्ट्रहित सर्वोप्रिय है और दूर तक देखता हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि पहलगाम का हमला मुंबई के हमले से ज्यादा गंभीर है, भारत की अखंडता और नेशनल यूनिटी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है, वो भारत के कश्मीर के विलय को चैलेंज करता है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को दूसरे तरीके से देखना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे पहला मकसद इस पूरे खेल के अंदर यह था कि यहां से पर्यटक को भगा दो। पर्यटक भाग जाएगा तो नॉर्मलसी का जो सिग्नेचर यहां से जनरेट होता है वो नहीं जनरेट होगा। ठीक है, तो मेरे को एज कर्नल दानवीर सिंह, मेरे को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं
उस नैरेटिव को ध्वस्त करूं और मैं वहां जाऊं और मैं वहां जाके पर्यटन करूं, मैं बड़े पैमाने पर वहां जाऊं और जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको मैं फेल करूं। और जब मैं वहां जाके वीडियो बनाऊं तो मैं वीडियो में ये भी बताऊं कि सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि हमारी फौज यहां पर है, कि हमारी पुलिस यहां पर है, और साथ के साथ ये भी बोलूं कि हमें पाकिस्तान को सबक भी सिखाना चाहिए कि वो ये इस तरीके की हिमाकत दोबारा ना करे। तो ये वन साइडेड नहीं हो सकता, इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गो देयर फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू वो मैंने अभी आपको बताया। सर सोशल मीडिया पर ये भी देखा हमने कि कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, या एक एक्टर की भी मैं बात करूंगा, लगातार उन्होंने एक दिन में 6 ट्वीट्स डाले जहां पर उन्होंने लोगों से अपील करी है कि अपनी बुकिंग्स कैंसिल मत करिए, कश्मीर में सब कुछ सेफ है, देखो मैं पहुंच गया हूँ। तो उन्होंने कुछ ही घंटों के भीतर 6 ट्वीट कर डाली, लेकिन अगर उनकी टाइमलाइन आप जाकर देखें तो विक्टिम के परिवार वालों के लिए, विक्टिम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान का इसमें हाथ है या उनकी आतंकी सोच का हाथ है, इसके बारे में भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। बस कश्मीर में बुकिंग्स कैंसिल ना हो, सब कुछ सेफ है, पहलगाम जाइए, बड़ा सुंदर है, ये बोलकर सिर्फ उन्होंने एक ही लाइन पकड़ी है। सो आपको नहीं लगता ये थोड़ा इनसेंसिटिव है? क्योंकि जिन एक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या नाम लूँ मैं उनका, उन्होंने उनके राज्य से जहाँ से वो आते हैं 6 लोगों की मौत हुई है उस हमले में, लेकिन उन्होंने न वहाँ जाने की ज़हमत उठाई, न उनकी बात करी। तो इस पर क्या सोचते हैं आप सर? सेलिब्रिटी के लिए तो और ज्यादा जाता है कि उसकी रीच ज्यादा है, हुँ, सेलिब्रिटी है, उसको ज्यादा राइट, लोग देखेंगे, सुनेंगे, और वो इस तरीके की इंसेंसिटिविटी शो करेगा। तो ये कितनी ज्यादा दुख की बात है कि आपने विक्टिम्स के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, आपने पाकिस्तान को कटघरे में नहीं खड़ा किया, आपने हिंदू मेजोरिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया कि आप नहीं आ रहे हैं तो इससे इनका रोजगार छिन रहा है। तो ये इतने इंसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं, ये भी तो एक पॉइंट है करेक्ट। कि आप इतने इंसेंसिटिव हो गए। तो वही जो ट्रीटमेंट बाकी वीडियोस बनाने वालों को लागू है, वो कुलकर्णी साहब के लिए भी लागू है, उनको भी ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और उम्मीद है कि उनको मिलेगा। आई एम श्योर वो मिलेगा, क्योंकि हम लोग इस ट्रीटमेंट को देने में काफ़ी सक्षम हैं। कई बड़े बड़े लोगों को ट्रीटमेंट दिया है, इसमें केजरीवाल शामिल हैं, उसमें शरद पवार शामिल हैं। तो इतने बड़े बड़े हस्तियां अगर शामिल हैं तो कुलकर्णी कौन सी चीज़ है, उनको भी ये सोशल ट्रीटमेंट मीडिया पे आपको इस पे लोग गलत बोलेंगे, ट्रोल करेंगे सर आपको? करने दो यार, करने दो ना ट्रोल। आप बोलेंगे आप वायलेंस को बढ़ा रहे हैं, आप बोल रहे हैं। हाँ, इस मामले में मैं वायलेंस को बढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट वायलेंस है, गाल पे रैपट पड़ेगा, निशान पड़ेगा थोड़ा-सा और उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर में जो किंक आ गया है, वो कितना रिपेयर होगा आप उसकी आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो एंटीवायरस जो आप कंप्यूटर में चलाएँगे और उससे जो वायरस निकलेगा, कितना फ़ायदा होगा उस कंप्यूटर को? ये उसकी कंप्यूटर ये जो कंप्यूटर है उसकी भलाई की बात कर रहा हूँ मैं। ये ज़रूरी है। इफ पीपल ट्रोल मी फॉर दिस कि ये वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं तो प्लीज़ आई एम गिल्टी फॉर दैट। बट दिस वायलेंस इज़ सॉफ्ट वायलेंस। इसमें जान, माल कोई हानि नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सॉफ्टवेयर को रिपेयर किया जा रहा है और ये रिपेयर बहुत आवश्यक है। बाकी सर अक्सर हम मीडिया में देखते हैं कि जब भी एक आम कश्मीरी से मीडिया वाला बात करता है तो उनमें से ज़्यादातर लोगों के मन में पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। कई लोग खुल के नहीं बोलते, पर दबी ज़बान में कई लोग अक्सर कह भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे तो कई ऐसे नेता हैं जो ऐसी बयानबाजी लगातार कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। राकेश टिकैत साहब का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि ये जो अटैक हुआ है ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करने वाले को ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इसी चीज़ को मुद्दा बनाती है पाकिस्तान की मीडिया। वो अपने यहाँ ये चलाती है कि भैया ये तो भारत का इंटरनल मसला है। आप लोग पॉलिटिक्स को पाकिस्तान पर क्यों थोप रहे हैं? ये हमला हमारी वजह से नहीं हुआ है। तो इन सारे बयानों को, इन सारे लोगों के बयानों को पाकिस्तान की मीडिया एक अलग तरीके से यूज़ करती है। तो इस पे क्या टेक है आपका? ये लोग अपने पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, अभी देखिए मेन पॉलिटिकल पार्टीज तो सब लोगों ने सब खड़े हो गए प्रधानमंत्री मोदी के साथ कि आप जो फैसला लेंगे बिल्कुल सही लेंगे, सब चुप हैं। लेकिन पॉलिटिक्स भी करनी है। तो जो आपकी प्रॉक्सीज हैं पॉलिटिक्स में, सबको मालूम है राकेश टिकैत किस पॉलिटिकल पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट उनके तरफ से दिलवाना, ये वो पॉलिटिकल पार्टी को सेफ जोन में रखता है कि देखिए ये हमें नहीं मालूम, ये तो फार्मर लीडर है, राइट। ठीक है। लेकिन वो इस तरीके का शक का बीज और इस तरीके की कहानी कह देते हैं। तो ये प्रॉक्सी है, ये रियल नहीं है, लेकिन सबको मालूम है कि ये इस आदमी ने अगर ये बोला है तो ये किस पार्टी की लाइन बोल रहा है। तो ये तो रही बात राकेश टिकैत की।
एज फार एज जो लोगों का ये पॉइंट है, जो आपका जो क्वेश्चन जो बुनियादी तौर पे जो था कि सिक्योरिटी लैप्स रहा है और आर्मी अगर वहाँ नहीं थी और पुलिस नहीं थी तो फिर ये ऐसी चीज़ें होनी ठीक है, लाजमी है राइट। और ये एक बहुत बड़ा लैप्स है। तो बिल्कुल सही बात है, सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा लैप्स रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये सिक्योरिटी लैप्स था और हम ऐसे कदम उठा रहे हैं कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। हैविंग सेड दैट, हिंदुस्तान टाइम्स के एक बहुत ही अकम्पलिश्ड जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उसने एक चीज उजागर की थी और मैं उस चीज को हर जगह बता रहा हूं, एंड दैट्स अ फैक्ट आल्सो, इट हैज इमर्ज्ड आल्सो, कि जहां पर यह घटना हुई है इस इलाके में, यहां के लिए सिक्योरिटी इनपुट्स दिया गया था यूनिफाइड कमांड को कि दिस एरिया इज नॉट सेफ फॉर टूरिज्म। ठीक है, If state government knew this, that this area is not safe for tourism, when the intelligence and the military had red flagged that area, फिर वहां पर टूर ऑपरेटर्स को इजाजत कैसे मिली? क्या स्टेट गवर्नमेंट ने इजाजत दी? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी इजाजत दी? किसने इजाजत दी? कौन था रिस्पॉन्सिबल? दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड and he or she should be made responsible for the killing of these innocent tourists. So yes, security lapse था, बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी लैप्स था। अगर वो इलाके को फ्लैग किया गया था तो वहां पर इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है सर। सर, एक रिएक्शन ये भी आता है जो आम जनता है देश की, कि अगर वहाँ के लोकल्स इतने ज़्यादा उनके अंदर पाकिस्तान को लेकर इतने ज़्यादा कनेक्ट है, वो इमोशनल है उस बारे में, अगर 10 कश्मीरियों से बात करें तो ज़्यादातर यही कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान उतना बुरा नहीं है। उनका रिएक्शन थोड़ा पॉजिटिव ही आता है पाकिस्तान को लेकर। तो हम टूरिज़्म के लिए वहाँ अगर जा रहे हैं तो ये एक अनफेयर नहीं हो गया कि यू आर जस्ट वेलकमिंग मी एज अ टूरिस्ट बट यू डोंट वेलकम अस एज अ परमानेंट रेसिडेंट, लाइक फॉर एग्जांपल कश्मीरी पंडित्स, आप उनको कभी वेलकमिंग नहीं रहते उनके लिए? ओके, ये लंबा सवाल है, इसके अलग अलग नुएंसेस हैं। जहां तक पाकिस्तान परस्ती का सवाल है, हाँ, कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तान परस्ती 1947 से है। हम्म, उसकी परसेंटेज वेरी करती रही है, कभी 5% रही होगी, कभी 20%, कभी 80%। आज की तारीख में भी वो आपको परसेंटेज मिलेगी। आप जो वीडियोस देखते हैं वो फेस वैल्यू पे ना लेते हुए, अगर आप थोड़ी सी देखिए, अगर मेरे को सनसनीखेज वीडियो बनाना है तो मैं भी एक ऐसा आदमी तलाशूंगा जो उस तरीके की बात कर ले। ठीक है, अब मैं इसको इसलिए छोटा कर रहा हूं क्योंकि मेरा वैली का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरे 8 साल मैंने वहां पर अ, आतंकवादी फौज खेला है। मैंने, मेरे ख्याल से, शायद अगर मेरे को ठीक से याद हो, 12-14 हाइड आउट तोड़े हैं, कई सारे आतंकवादी मारे हैं। 2 आतंकवादी तो बहुत ही क्लोज मुठभेड़ में मारे हैं। मेरे को सरकार द्वारा गैलेंट्री अवार्ड मिला है उसके लिए। तो मैं वहाँ की लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे आज भी वहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनका हृदय परिवर्तन हो गया है, उनको रियलिटी चेक मिल गया है और वो पाकिस्तान परस्त नहीं हैं। अगर आप, लेकिन पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। ठीक है, दोनों चीजें अलग है। पाकिस्तान परस्त नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर मजहब को लेकर ठीक है, बिल्कुल है। अगर बांग्लादेश में हिंदू मरा था तो मेरे को तकलीफ हुई थी ना यहां पर, सही बात है। तो मेरे को हुई थी तब। तो मैं बांग्लादेश परस्त नहीं हूं, लेकिन मेरी सिंपैथी उन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जरूर थी। इसी तरह उसका भी मजहब वहां पे रेजोनेट करता है। आफ्टर ऑल उसकी जो पढ़ाई है, जो उसका सोच है, उसको आपको थोड़ा सा लीवे देना पड़ेगा। लेकिन क्या वो पूरी तरह पाकिस्तान के एजेंडा को समर्थन देता है? इसका जवाब आंकड़ों में। कश्मीर के अंदर आप एक भी मिलिटेंट नहीं मार सकते जब तक आपको लोकल आदमी खबर ना दे।
कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी टूरिस्ट को नहीं मार सकता जब तक वहां का लोकल आदमी आपको सपोर्ट ना करे। तो नाउ लेट्स कंपेयर द टू कि पिछले एक साल में कितने पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इनोसेंट्स को मारा है और फौज ने कितने आतंकवादियों को मारा है। ये मैं एक तर्क रख रहा हूं। ठीक है। दोनों केसेस में बगैर सिविलियन सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। सिविलियन सपोर्ट अहम है। ठीक है। तो बहुत बड़े पैमाने पर कश्मीरी पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं, बट पूरी तरह छोड़ चुके हैं जवाब है नहीं। आज भी 5-10% लोग वहां पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं, पाकिस्तान के हिमायत रखते हैं, हार्डकोर पाकिस्तान आइडियोलॉजी को समर्थन देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे मुल्क में भी आपने एक नेता का नाम लिया जिन्होंने ये पाकिस्तान को बचाते हुए उन्होंने अपने देश के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो क्या बोलेंगे आप इसको, पाकिस्तान परस्त बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे ना। तो ये आपको हम लोगों में भी मिल जाएंगे, हिंदू कम्युनिटी में मिल जाएंगे। तो जब हिंदू कम्युनिटी में मिल सकते हैं, कोई अभिनेता मिल सकता है इस तरीके का वीडियो बनाते हुए, कोई महिलाएं छोटा मोटा इंसिडेंट बोल सकती हैं, कोई एक फार्मर लीडर अगर इस तरीके की बात कह सकता है, तो हिंदू होने के बावजूद, तो क्या मुसलमान होने के बावजूद वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के प्रति नहीं रख सकता? क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं इसको? मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं एक आपको परसेप्शन दे रहा हूं। ठीक है। ये परसेप्शन है। Fair enough. लेकिन 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 ये जो हिंदू नेता और ये हिंदू अभिनेता और ये सब लोग, क्या पाकिस्तान से युद्ध होगा तो क्या ये पाकिस्तान भारत की पीठ में छुरा भोंकेंगे? नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये सब उन फैमिली से आते हैं जो अभी तो वीडियो शीडियो की बातें ये वो। सिमिलरली कश्मीरी भी आपके साथ खड़ा रहेगा। कारगिल में आपको खबर देने वाला भी कश्मीरी था। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में सेंधमारी हुई है, बड़े बड़े आतंकवादी मारे गए हैं, उसकी खबर देने वाले सब मुसलमान थे कि नहीं थे? बिल्कुल। तो ये एक कोई चीज को देखकर एक ब्रॉड ब्रश करना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। सही ठीक है। नहीं है। तो लेकिन जहां आपने कहा कि अगर उन्होंने ये कहा कि ये अटैक जो हुआ है उससे हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वालों को ज़्यादा फायदा होगा, इस स्टेटमेंट से जो ज़्यादा प्रॉब्लम है या ऐसे स्टेटमेंट से जो ज़्यादा प्रॉब्लम है उसका फ़ायदा पाकिस्तान की मीडिया उठाती है और एक ऐसा नैरेटिव वॉर चलता है जैसे वो लोग अपने न्यूज़ में इन्हीं चीज़ों को चलाते हैं और फिर वो ये बताते हैं कि ये तो सिक्योरिटी नहीं थी, आपका इंटरनल पॉलिटिक्स है, आपने बिल्कुल इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कर दिया। बिल्कुल। सो ये भी एक डेंजर ही है ना। जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसके अंदर ये सारे बिंदु आते हैं। नैरेटिव वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर, आपकी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, आपकी पॉलिटिकल टेररिज्म। मेरे हिसाब से जो फार्मर एजिटेशन हुआ था, जो शाहीन बाग हुआ था, मैं उसको पॉलिटिकल टेररिज्म बोलूंगा। पॉलिटिकल टेररिज्म। पॉलिटिकल टेररिज्म है। ओके। आप आम आदमी को तो भयभीत कर रहे हैं ना, रास्ता इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, ऑफिस, आप उसको टेरराइज कर रहे हैं ना। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको लोग मारते हैं, पीटते हैं, वहां से भगाते हैं। ये कार्रवाइयां हुई ना दोनों में। तो और पॉलिटिक्स से प्रेरित था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्ट्रीट पे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज बन रहे थे, तो टेररिज्म तो है ना। राइट। आप इसको कुछ भी कह ले, तो ये भी तो उसी हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। जो अभिनेता ने वीडियो बनाया, जो फार्मर लीडर ने वीडियो बनाया, जो बाकी पर्यटकों ने वीडियो बनाया जिसमें इस तरीके के नैरेटिव पेश करने की कोशिश करी, ये क्या है? ये हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। चाहे आप इसमें विलिंगली कर रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, या आप अननोइंगली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस कर रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल क्या आइडियोलॉजी, वो भी चेक कर सकते हैं आप इन लोगों की। उसमें बहुत कुछ मिल के आएगा, निकल के आएगा। एक चीज़ जो जिसपे जो सिविलियंस हैं, जो आम जनता है, उसका बहुत ज़्यादा नज़र है कि अभी वॉर होगी क्या यहाँ से, इंडियन आर्मी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसके ऊपर क्या जवाब देंगे आप सिविलियंस को? वॉर शुरू हो चुकी है, वॉर चल रही है। आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर के बहुत सारे पहलू हैं और इस पहलुओं को मैंने जिक्र किया। हाइब्रिड वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा, नैरेटिव, टेररिज्म, लॉ एंड ऑर्डर।
जो दूसरे इक़्तिमाद जो आपके मेजर्स हैं, जैसे आपने इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट किया, ये कितना बड़ा कितनी बड़ी घटना है, इसको समझना पड़ेगा। लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे साहब, आपने कुछ ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिए, आपने कुछ यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए, ये आपका रिस्पॉन्स रहा, आपने पानी बंद करने की धमकी दी, आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, आप ये कैसे कर देंगे? टोंटी थोड़ी जो बंद कर दोगे आप। हाँ, कोई ऐसे थोड़ी है, ये सब हमें बेवकूफ बनाने की बातें हैं, हमें कुछ चाहिए, मुंह तोड़ जवाब चाहिए, कुछ ये चाहिए, कुछ वो चाहिए, इस तरीके के लोग बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि ये जो कार्रवाई करी है हमने पानी बंद करने की, जो उस ट्रीटी को रद्द करने की, ये इतनी बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना है कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर इतना गंभीर पड़ेगा कि जैसे ही हमने उसको साइडलाइन किया, अबेंस में रखा, उसको नल एंड वॉइड कर दिया, या उसको उस पे उसको ठंडे बस्ते में रख दिया, पाकिस्तानी उसको एक्ट ऑफ वॉर कहने लग गए। बौखलाहट हो गई है, घबराहट हो गई है। जब पाकिस्तानी लीडर्स ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शारग है, जगलर वेन है, तो वो कश्मीरियों के प्यार में नहीं बोल रहे, उनको कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपको इस अटैक से पता लग गया ना कि अगर कश्मीरियों से प्यार होता तो वो उनकी रोजी रोटी पर क्यों लात मारते? रोजी रोटी पे तो कश्मीरियों से प्यार नहीं है, उसको जगलर वेन शारग से प्यार है या उसकी मजबूरी है। 1947-48 में उसने हमला कबायलियों का इसलिए किया कि वो चाहता था कि ये जो पूरा झेलम और इंडस का जो भारत को पकड़ मिल जाएगी, जिससे कि वो उसको दबा पाएगा, वो अपने हिस्से में लेना चाहता था, उसको कब्जे में लेना चाहता था। और जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई, तब भारत एक कमजोर मुल्क था। लेट्स अंडरस्टैंड दैट इंडिया वाज अ वीक कंट्री। इंडिया की इकोनॉमी कमजोर थी, इंडिया की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी। 60s में ये हुआ, 62 में हम जंग हारे, 65 में कमजोर होने के बावजूद भी हम जंग जीत गए, लेकिन उस तरीके से निर्णायक तौर पर नहीं जीत पाए। और जीतने के बावजूद भी जितनी जगहें हमने कैप्चर करी थी स्ट्रेटेजिक, वो हमको छोड़नी पड़ी। हमारे प्रधानमंत्री को दिल का दौरा पड़ गया, क्योंकि उसको ये था कि मैं भारत ताशकंद से जाऊंगा, देश को कैसे अपनी शक्ल दिखाऊंगा। वो इंसान की जान चली गई इस चक्कर में। भारत कमजोर मुल्क था, पाकिस्तान की जीडीपी हमसे ज्यादा स्ट्रांग थी। मेरा यह मानना है कि उसने अपने फायदे में ये इंडस वाटर ट्रीटी करवाई, उसका पूरा फायदा हुआ। इतना फायदा हुआ कि 65 की जंग, 71 की जंग, 1999 की जंग, 30 साल का परोक्ष युद्ध, प्रॉक्सी वॉर, वो मजे से उसने खुल के खेला, खुल के खेला। हमारा सब्र का और पानी का बांध नहीं टूटा। ये इस पहलगाम की घटना के बाद ये सब्र का बांध टूटा और पानी का बांध भी टूट गया। इट इज ऑफ दैट लेवल। पाकिस्तान घबरा गया है। अगर आप आगे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उसको पसीना क्यों आ रहा है, ये समझाने की मैं प्रयास करूंगा, इफ यू सो परमिट मी। जैसा कि आपने कहा कि जनता का ये है कि अगर आप मिलिट्री अटैक नहीं करते हो और आपको वैसा कुछ एक्शन नहीं दिखता है, तो क्या सचमुच कुछ हो रहा है? तो क्या इसमें सिविलियंस के लिए क्या मैसेज है कि क्या हैव फेथ इन योर सिस्टम, इन योर आर्मी? हाउ डू यू सी दिस? हाउ डू यू टैकल? बिकॉज़ आपको बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपको जानते होंगे, बोलेंगे भई फ़ौज कार्रवाई कब करेगी? हाँ, और क्या हो रहा है, कुछ होने वाला है हाँ, क्या? कुछ होने वाला है क्या? करेक्ट। हाँ, तो जहां तक मेरे को यहाँ पे अपने देशवासियों से थोड़ी आपत्ति है जो इस तरीके की बात करते हैं। देखिए, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कोई सीरीज नहीं चल रही है, इंडिया पाकिस्तान सीरीज नहीं चल रही है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप टीवी ऑन करके देखें, पॉपकॉर्न खाएं और कॉफी पिएं और आनंद लें और ताली बजाएं। इसमें अभी 27 लोग मरे हैं। जब मिलिट्री टू मिलिट्री एक्शन होगा तो कई हजार लोग मर सकते हैं, संभावना है। बहुत बड़े पैमाने में नुकसान हो सकता है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपके और मेरे अ, अ, जो जीवन शैली को प्रभावित कर सकती है। तो ये नी जर्क रिएक्शंस से इस तरीके के एक्शंस नहीं लिए जाते हैं। हैव फेथ इन योर सिस्टम। आपके लीडर्स जो हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, मिलिट्री लीडर्स हों, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, साइंटिस्ट हों, बहुत सारे बड़े बड़े दिमाग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सॉल्यूशन बिल्कुल निकलेगा, एक्शन जरूर होगा।
तुरंत हो जाएगा, आपके अनुसार होगा, ऐसा नहीं है। एक्शन उस तरीके का होगा जो देश हित में होगा, जो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए होगा, हम्म, कम से कम नुकसान हमको हो, उस नज़रिए से होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो, उस मंशा से होगा। कब होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन होगा ज़रूर, ये मेरा मानना है, और मेरे को पूरा भरोसा है कि ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने एक नहीं 2 बार कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा, और बदला बहुत ही डिसाइसिव और निर्णायक होगा। तो आप इसकी गंभीरता को समझें, जल्दबाजी ना करें। इसमें जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, एज़ आई सेड, जस्ट वेट। एंड इनफैक्ट सर ने जो पॉइंट कहा उसमें मैं एक और लाइन ऐड करना चाहूँगा। इस पॉडकास्ट से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे और सर ने वो पीस ऑफ न्यूज़ मेरे को फॉरवर्ड करी, आर्मी मॉडर्नाइजेशन फंड करके एक फेक न्यूज़ फैली है और ऐसी कई है जहाँ पर लोग लिंक भेज रहे हैं, वहाँ पर लोगों से कह रहे हैं क्योंकि लोग इमोशनल हैं, लोग इस वक्त गुस्सा है, लोगों को बदला चाहिए। तो ऐसे एक फंड के बारे में लिंक आ रहा है जिसको कहा जा रहा है कि आप इस पे पैसे डोनेट करें। जी। सो आई थिंक यू हैव टू बी केयरफुल कि आप आपका कहीं सिस्टम हैक तो नहीं हो रहा है या कोई आपसे गलत पैसे तो नहीं ले रहा है, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी ऐसे किसी भी फंड को ना मांग रही है ना उसको क्रिएट किया है। सो प्लीज आप थोड़ा सावधान रहिए। पाकिस्तान आर्मी माँग सकती है, उनके पास पैसे की कमी है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और भारतीय फ़ौज अपने नागरिकों से एक-एक रुपया जमा करके और इस तरीके की कार्रवाई करवाएगी, ऐसा सोच भी नहीं सकते, और सोचना भी नहीं चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसका खंडन आया है एज़ फेक न्यूज़, पीआईबी की तरफ से ये सर्कुलेट किया गया है। तो काइंडली इस साइबर फ्रॉड में ना पड़ें, ये बहुत डेंजरस है। और अपने देश की काबिलियत को इतना हल्के से मत आंकें कि आपसे ₹1 लेके वो देश की सुरक्षा करेंगे। सर क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की बात करी आपने, ये सारी हरकत उन्हीं की है, ऐसा कहा जा सकता है? और क्या उनको सुधारा जा सकता है? इसमें तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए कि उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई है। ये तो ये कुछ फार्मर लीडर्स को अपने पॉलिटिक्स के चलते इस तरीके का शक हो सकता है। बट एज़ इंटेलिजेंट इन्फॉर्म्ड पीपल, ये हमें संदेह कैसे हो सकता है? संदेह नहीं है। जो वहाँ पे आतंकवादी जिनके विजुअल्स आए, जिनकी फ़ोटो आ गई, और जब उनको चेक किया गया तो उसमें 2 पाकिस्तानी हैं। एक फ़ोटो भी निकली जो कि ट्विटर पे साझा हुई फ्रॉम वेरियस हैंडल्स, आई थिंक शायद गवर्नमेंट हैंडल से भी शायद हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी श्योर। बट बड़े-बड़े पत्रकारों ने उसको साझा किया, जिसको अंधा भी देख के बता देगा कि ये पाकिस्तानी है और ये कश्मीरी। तो अगर पाकिस्तानी आतंकवादी है, तो कहीं से तो आया है। जो पाकिस्तानी आतंकवादी या कश्मीरी आतंकवादी जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो बिहार और उत्तर प्रदेश की कट्टा फैक्ट्री में बना था? कहाँ बना था वो? जो एम्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ है, जिस पे चाइनीज़ मार्किंग है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग है, तो वो क्या हमने बनाई थी? कहाँ बनी थी वो? तो ये इंडिकेटर्स हैं, जो ग्रेनेड्स उनके पास मिले हैं, जो उनके हाइडआउट्स तोड़े गए हैं, जो वहाँ पर सामान मिला है, कई सारी तो मेडिसिन्स मिली हैं, कई सारी और चीज़ें मिली हैं जिसमें पाकिस्तान की मार्किंग है। तो और कैसे एस्टेब्लिश हो सकता है और कैसे कोलैबोरेट होगा? और इट इज़ इम्मैटेरियल, अभी हमें कोलैबोरेट नहीं करना है, हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है कि आप उसको सही समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, हमको मालूम है। वेल ऐसे हमको फ़ौज को मालूम है, सरकार को मालूम है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को मालूम है। आज पूरी दुनिया भारत के साथ क्यों खड़ी हुई है? क्यों नहीं वो फार्मर लीडर के नैरेटिव को दुनिया चला रही? क्योंकि वो है नहीं, असलियत नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पूरी दुनिया की यहाँ पर हैं, सबको मालूम है कि कहाँ से हुआ है। राइट। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सो पाकिस्तान आर्मी सुधर सकती है? क्या इलाज है? पाकिस्तान आर्मी कभी नहीं सुधर सकती और लाइलाज है। तो हमको इम्पैक्ट ना करे उसका क्या सॉल्यूशन है? टोटल annihilation and destruction. It's a cancer. It's a cancer that has to be amputated. It cannot be treated. ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। 1947 से लेके आज तक वो नहीं सुधरी। 1947-48 की भी जंग अल्टीमेटली वो हारी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव था श्रीनगर के 13 किलोमीटर तक पहुंच गए शालटैंग, और उसके बाद से भारतीय फौजियों ने भगाया उसको और डोमेल के नज़दीक जाके रोका, उधर कुपवाड़ा और टीथवाल तक जाके रुके, वहाँ पे
पूरा लेह लद्दाख और कारगिल और द्रास हमने वापस उनके कब्जे से लिया। हमने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और वहाँ पर लड़ाई लड़ना कोई आसान काम नहीं है, जबकि हमारा वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं था। हम एकदम स्क्रैच से गए। ये लोग तो फटाफट धड़ाधड़ कबायली बन के आए, और ये तो 13 किलोमीटर दूर थे। वहाँ से हारे, 1965 की जंग हारे जिसमें हाजी पीर इन्होंने गँवाया। हमने 1500 स्क्वायर किलोमीटर इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया। 1971 में तो बांग्लादेश बना दिया। लाहौर के आउटस्कर्ट पर हमारी फ़ौज पहुँच गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तब भी नहीं सुधरे। कारगिल के टाइम में हमने सबने देखा कि कैसी इनकी दुर्गति हुई। कहाँ सुधरे ये? तो आपको लगता है ये सुधरेंगे? ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये वो कॉकरोच हैं कि इनका सिर काट दें, तब भी 15 दिन तक ज़िंदा रहता है। तो सिर काटने से काम नहीं चलेगा, पूरी तरह कुचलना पड़ेगा। सो इनका मोटिवेशन क्या है? इनको अपने धर्म को बढ़ाना है या इनको अपनी टेरिटरी को बढ़ाना है? करना क्या है इनको? मैं हर जगह ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपके इसमें भी दोहराऊँगा। क्रिस्टीन फेयर एक अमरीकी पत्रकार हैं, उन्होंने एक बहुत शानदार किताब लिखी है और बहुत अच्छी इनसाइट देती है पाकिस्तान मिलिट्री की। वो वहाँ की ग्रीन बुक का हवाला देती हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, ठीक है। जैसा आसिम मुनी ने कहा कि कलमे पर बना है ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान आर्मी उस कलमे वाली स्टेट की इकलौती गार्डियन है, कस्टोडियन है, रखवाला अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड किया हुआ है। इसीलिए वहां पे वो डेमोक्रेसी नहीं पनपने देते वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि वो अपना होल्ड रखना चाहते हैं। तो इनकी जो आइडियोलॉजी एज पर क्रिस्टीन फेयर है, वो ये कहती है ग्रीन बुक उनकी कि हम हमारी जीत शायद उस जीत में नहीं है, हमारी जीत उस हार के बाद हिंदुस्तान को ललकारने में है। ओके। अगर हम हारने के बावजूद भी उठ खड़े होकर उसको ललकारते हैं तो हमारी जीत है। ये उसकी सोच है, और ये सोच आती है मक्का मदीना की कुरानिक वॉर्स के से हवाला लिया गया है, जिसमें मोहम्मद साहब मदीना से मदीना की फोर्सेस कमांड करते हुए मक्कन्स के ऊपर हमला करते हैं। पता नहीं कितनी बार करते हैं, शायद 13 बार या पता नहीं कितनी बार करते हैं। वो हर बार हमला करते थे, हर बार हारते थे। हारने के बाद वो फिर तैयारी करते थे और फिर हमला करते थे, फिर हारते थे। तो पाकिस्तान की फौज कहती है कि हमें मोहम्मद साहब से प्रोत्साहन लेना चाहिए, और वही हमारा वो फितरत होनी चाहिए कि हम हारे चाहे कितनी बार, हम उठ खड़े होके फिर से ललकारें, फिर से उसको चैलेंज करें, और अगर हम उसको चैलेंज करते हैं तो वो हमारी जीत है। तो ये आप पैटर्न आप 1947 से आज तक देखेंगे। पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, उड़ी हुई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, अब पहलगाम हो गया है। पर सर मिलिट्री टू मिलिट्री तो समझ में आता है, मिलिट्री टू सिविलियन ये भी बुक कैसे कह सकती है कि इनोसेंट को मार दो? बुक शायद ये भी कह रही है कि आप जो, खैर मैं तो हाफिज तो हूँ नहीं, जो मैंने पढ़ा है सोशल मीडिया में या और कहीं ठीक प्रिंट है। में, मैं तो उसी के हवाले से बोल रहा हूँ। बुक ये भी तो कहती है कि जो मानता नहीं है वो काफिर है, और काफिर का कत्ल वाजिबुल कत्ल है। वो भी तो वही किताब कहती है, या जहाँ कहीं से भी ठीक है। इन्फ्लुएंस लेते हैं। तो उसका क्या जवाब है? लश्कर तौयबा और जैसे मोहम्मद के आतंकी जब इज्तिमा, जो गैदरिंग को जब एड्रेस करते हैं, तब वो क्या कहते हैं? वो भी तो कुरान का हवाला देके और इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए। तो पाकिस्तान में आपके हिसाब से सेंसिबल ऑडियंस है या कोई ऐसा बंदा है जिसको ये लगता है कि ये सब बकवास है? एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी बनना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। कब तक दूसरे की के दर्द में ही हम खुशी ढूँढेंगे? क्यों ना खुद आगे बढ़ें और कुछ अपना करें? मेरे ख्याल एक से साथ आज़ाद हुए थे, आपने कहा जीडीपी उनकी ज़्यादा बेटर थी। इससे पहले हमारे पॉडकास्ट में कई गेस्ट आए हैं, वो जब बात करते हैं स्पेस प्रोग्राम की तो कहते थे पाकिस्तान हमसे बहुत एडवांस था और कई चीज़ों में था, लेकिन सडनली क्या बीमारी हो गई उनको? मेरे कोई ख्याल से सेंसिबल है वहाँ मेरे पे? ख्याल से आई एम श्योर वहाँ पे सेंसिबल लोग होंगे, लेकिन वो इतनी छोटी माइनॉरिटी है कि कुरानिक जज़्बात के सामने वो सेंस काम नहीं करता है। और मेरे ख्याल से वही कारण है कि आप 1400 साल पुराने टेक्स्ट को अपने सामने रखकर स्ट्रेटजी बनाते हैं, टैक्टिक्स बनाते हैं, गवर्नेंस मॉड्यूल बनाते हैं, और आप फेल हो जाते हैं। आपकी टैक्टिक्स, आपकी स्ट्रेटजी, आपका गवर्नेंस मॉड्यूल, ये एवर इवॉल्विंग डायनेमिक चीजें हैं। आप 1400 साल पुराने वाला सिद्धांत आज की तारीख में 2025 में नहीं लगा सकते। यू आर बाउंड टू फेल। ठीक है। सो मेरे ख्याल से एज फार एज इंडिया इज कंसर्न,
ये हमारे लिए एडवांटेजियस है कि शुक्र है कि आपकी जो मानसिकता है अभी वहीं फंसी हुई है, क्योंकि आप हर बार मूर्खता करते हैं और हम हर बार आपको कमज़ोर करते हैं। ये भी बात आप ध्यान में रखिए कि 1947 से लेकर अगर हम उसकी स्ट्रेंथ को एक्स्ट्रापोलेट करें, ग्राफ बनाएँ, हम्म। तो उसके ग्राफ में लगातार गिरावट आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर उसने पहलगाम किया है, तो अब जो कार्रवाई होगी उससे क्या गिरावट आएगी, वो तो समय बताएगा, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि बहुत भयंकर रूप से एक बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट आएगी। सो पाकिस्तान को कोई ऐसी कंट्री है जो सपोर्ट करती है फुल ऑन उसके आइडियोलॉजी में, उसके इस बदतमीजी में, उसके इस हिंसक रवैये में? मेरे ख्याल से शायद जियोपॉलिटिकल रीजंस से शायद कोई करती हो। एर्दोगान करता है शायद, चाइना करता है लिमिटेड वे में, बट फुल ऑन मेरे ख्याल से शायद कोई भी नहीं करता। टर्की भी नहीं करता है और चाइना भी नहीं करता है। तो और इस एक्ट के बाद आपको लगता है अगर वॉर होता है तो कोई कंट्री है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी? मेरे ख्याल से अगर 1999 की कारगिल वॉर का हवाला लिया जाए, तो चाइना जो कि हिमालय से भी ऊंचा और समुद्र से भी गहरा दोस्त है, उसने भी साथ नहीं दिया। तो खुल के कोई साथ नहीं देगा। पाकिस्तान का कोई खुल के साथ नहीं देगा। ईरान जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जैसे शब्द का इस्तेमाल करता था, उसने कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया है। मजम्मत करिए, भारत के साथ खड़ा हुआ है। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जिसमें तालिबान की सरकार है, जिन तालिबानियों को पाकिस्तानी फौजियों और पाकिस्तानी मुल्लों ने खड़ा किया, आज वो भारत की सपोर्ट में खड़ा हुआ है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। और तो और जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है, फिलिस्तीन अथॉरिटी, महमूद अब्बास उसके जो लीडर हैं, वो तक उन्होंने तक पहलगाम के टेररिस्ट अटैक की मजम्मत की है। कुछ तो शर्म करो। मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो आप कहाँ देखते हैं दोनों देशों को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? अगर हम गिनती करने लग जाए, टैंक इतने हैं, उसके पास इतने हैं, गन इतनी है, मिसाइल इतनी है, तो उससे आपको सही चीज अंदाजा नहीं होगा। मिलिट्री टू मिलिट्री जो लड़ाई है, उसका पूरा परिपेक्ष चेंज हो गया है, उसकी पर्सपेक्टिव पूरी तरह चेंज हो गई है। ठीक है। अब टेक्नोलॉजी और डिसरप्शन का जमाना है। गाजा में जो लड़ाई चल रही है, लेबनान में जो चली, जो सीरिया के अंदर बशर अल असद के खिलाफ जो रेवोल्यूशन आया, और जो आप रशिया यूक्रेन में देख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इट एक्चुअली डज नॉट मैटर। रशिया के पास में बहुत जबरदस्त मिलिट्री है, अभी भी है, बहुत ताकतवर, बहुत बड़े पैमाने पर उसके बाद नंबर्स हैं। और बड़े से बड़ा एनालिस्ट ये मानता था कि 24 से 72 घंटे के अंदर कीव पर कब्जा हो जाएगा और यूक्रेन एक ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी वहाँ जंग चल रही है, अभी भी यूक्रेन लड़ रहा है। गाजा के अंदर हमास को लगा कि 1200 इजरायली मारने के बाद हम इजराइल को घुटने पर ले आएंगे और ईरान, हिजबुल्लाह और हूतियों की तरफ से चौतरफा हमला करके हम इजराइल पर फतेह हासिल कर देंगे। और जो इजराइल, सऊदी अरेबिया और इंडिया जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की फिराक में था, जिससे कि चाइना को जियोपॉलिटिकली साइडलाइन किया जाए, वो हम पूरी तरह नष्ट कर देंगे। तो देखा जाए तो वो सारी चीज़ें फेल हो चुकी हैं। इस सब के अंदर एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो इजराइल गाजा हो, लेबनान हो, टेक्नोलॉजी जिसके पास है, जो टेक्नोलॉजी डोमिनेंस, जिसकी टेक्नोलॉजी बैटलफील्ड में डोमिनेट कर रही है, वो ही जीतेगा। आपकी कितनी स्ट्रेंथ है उसके मायने नहीं है। इजराइल की टेक्नोलॉजी इतनी आला थी कि कितने 100 मिसाइल ईरान ने दागे, शायद एक का दुक्का कहीं गिरा, वो भी रेत में गिरा, धूल उड़ी। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को पेजर बॉम्ब से तबाह कर दिया। पेजर दूसरी चीज ही तो फटी थी। आप समझ रहे हैं? तो ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करूंगा। जब आप इंडिया और पाकिस्तान की तुलना करते हैं, तो भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी सलाहियत रखता है, थ्योरेटिकली एटलीस्ट रखता है।
सिंस आई एम नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, आई डोंट नो कि उसकी क्वांटम क्वांटिटी कितनी है, बट थ्योरेटिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें, जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हमने अलग अलग फील्ड में हासिल किए हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि भारत के अंदर पाकिस्तान को पैरालाइज करने के लिए इतनी सलाहियत मौजूद है कि 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर हम उस मुल्क को घुटनों पर ला सकते हैं। और इसको अगर मैं थोड़ा और क्वालिफाई कर दूं कि उसको घुटनों पर ला सकते हैं न्यूक्लियर बम से नहीं, बहुत ही प्रिसाइज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, विदाउट हैवी कोलैटरल डैमेज। इतनी काबिलियत हम में है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करता हूँ, मिलिट्री स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करता हूँ, और मेरा यही काम है, हर हफ्ते मैं यही करता हूँ। डिफेंस डायनेमिक्स डिफेंस डायनेमिक्स में डीडी पे आता है, बहुत ही पॉपुलर है। और मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें जो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, मुझे लगता है पड़ोसी मुल्क आपको ज़्यादा देखता होगा। हाँ, पड़ोसी मुल्क बहुत देखता है, पाकिस्तान की व्यूअरशिप बड़ी ज़बरदस्त है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी बहुत देखते हैं, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमारी जो बात है वो ज़्यादा बात होती नहीं है। हमारे यहाँ तो लफ़बाज़ी ज़्यादा होती है, जो काम की बात होती है वो तो कहीं होती नहीं है, और इंडिया के अंदर वो मिलिट्री वाला है नहीं। आप वेस्टर्न कंट्री में जाइए, मिलिट्री चैनल्स हैं बाय द वे, करेक्ट। फुल्ली डेडिकेटेड मिलिट्री चैनल्स हैं। हमारे यहाँ पे वो कल्चर नहीं है, शायद प्रोबेबली उन लोगों ने वर्ल्ड वॉर देखी है, तो और वहाँ पे कॉन्स्क्रिप्शन है, तो वहाँ पे एक अलग उसका एक। पर हमसे ज़्यादा युद्ध तो किसी ने लड़ा नहीं है, तो हाँ, बिल्कुल। तो अब अब ये जो प्रोग्राम करते हैं हम, इसके ज़रिए हम ये बताने की कोशिश करते हैं भैया कि हम भी हैं और हम ये कर रहे हैं। तो वेस्टर्न कंट्री, चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जैसे कंट्री, वो देखते हैं कि अच्छा यार, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! यू नो। राइट। और पाकिस्तानी देखते हैं कि अबे तेरी! अबे साले! ये क्या? अबे नहीं यार, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि नीचे कमेंट में बोलते हैं ना, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बांग्लादेशी भी कूद जाते हैं, बांग्लादेशी भी देखते हैं, उसमें बांग्लादेश वालों का जो एनालिटिक्स है, उसमें उनका भी ग्राफ आता है छोटा सा, वो भी देख रहे होते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी। सो मेरे को बड़ा मजा आता है डिफेंस डायनेमिक्स करने में, क्योंकि मैं देश की बात करता हूँ, देश की काबिलियत की बात करता हूँ, और उसी दम से और उसी जानकारी और उसी नॉलेज से मेरे को ये लगता है कि हमारे पास इतनी काबिलियत है, जी। सलाहियत है, कि हम उस मुल्क को 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर घुटनों पर ला सकते हैं। सर, अपने एपिसोड के बारे में कुछ बताइए ना, कि कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो आपने डिफेंस डायनामिक्स में भी कवर किया हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में हो, या हमारे जो मिलिट्री या फोर्सेस की पावर को दिखाता हो कोई। देखिए, जो हमारा एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, उसको मेरे ख्याल से 8-10 लाख लोगों ने देखा है, वो रिगार्डिंग स्क्रैम जेट्स ओके। है। और अभी हालिया में कुछ दिन पहले हमने स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया, जिसके अंदर हमने 1000 सेकंड्स तक वो स्क्रैम जेट इंजन को चलाया है। ठीक है। ये हमने अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। 6000 प्रति घंटे की स्पीड से अधिक स्पीड को पहुंचाने वाला ये इंजन उस मिसाइल में लगेगा, जो मिसाइल तकरीबन 1700 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। उफ। और इतनी प्रिसाइज और इतनी स्पीड से हो जाएगी कि दुनिया के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा रेडार नहीं बना जो उसको रोक सके। स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक मिसाइल्स रशिया में है, अमेरिका में है, चाइना में है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। भारत ने टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। क्या ये मैनिफेस्ट हो पाएगी, होगी, आई डोंट नो, लेकिन कैपेबिलिटी है। हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल जो मार्क 3, जो ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा तेज चलती हैं, ऐसी भी मिसाइल्स हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, जो कि दिखते नहीं हैं। 300 किलोमीटर की उनकी ग्लाइड रेंज है, चाहे वो साफरान की किट के साथ हो, चाहे वो हाल में गौरव बम का इस्तेमाल का एक वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, चाहे वो जिसकी शायद रेंज 100 किलोमीटर्स की है। फिर हमारे पास ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स जेट पावर्ड भी हैं, कामाकाजी ड्रोन्स भी हैं, लॉइटरिंग एमुनिशन भी है। तो अलग अलग लेवल पर सब टेक्टिकल,
टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक, हर चीज को एड्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत प्रिसाइज टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसको पाकिस्तान ट्रैक नहीं कर सकता है। और अगर हमारे पास ये पर्याप्त मात्रा में है और अगर इसकी सिनर्जी हम ला सकते हैं तो आई एम श्योर जो मैं कह रहा हूं ये हो सकता है। सर, पाकिस्तान बार-बार न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता है। आपको क्या लगता है कितना रियल है उसका यूज़ कर पाना उसके लिए? मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि जो हमारी पुरानी कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हुँ। और मैं न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर दूंगा तो भाई तूने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कर देना चाहिए था। तेरे को बालाकोट में आके तो पाकिस्तान की टेरिटरी में, कश्मीर के बाहर, उसमें हमने बम गिराए तो तू तब कर देता। नहीं कर पाया ना। हुँ। अभी क्यों बोल रहा है कि मैं कर दूंगा, तो कर दे ना यार। कर दे तो वेट किसका कर रहा है? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो कर दे। भाई तेरे को खुदकुशी करनी है, पंखे से लटकना है तो अब लटक जाना। उसका क्यों इंतजार कर रहा है कि मैं आऊं, तेरे घर की घंटी बजाऊं और घंटी की आवाज सुन के तो दौड़ के जाके पंखे पे लटकेगा? तेरे को लटकना है ना, तो अभी लटक जा। तो अगर वो बम चलाता भी है, सबसे पहली बात हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर एंटी मिसाइल सिस्टम है वो बहुत टॉप क्लास है, बहुत आले दर्जे का है। तो शायद उसके पास जितनी मिसाइल्स हैं उनमें से शायद, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि कोई नहीं पहुंचेगी, बट बहुत कम पहुंचेगी। न्यूक्लियर बम चलाएगा, उस हमारा बहुत नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उसके बाद जब हमारा रिस्पॉन्स होगा, पाकिस्तान इस नक्शे पर नहीं होगा और 24 करोड़ पाकिस्तानी, उन्हीं की भाषा में बोलता हूँ क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो पाकिस्तानी मुसलमान भाप बन चुका होगा, ये गारंटीड है। तो ये गलतफहमी कभी ना रखे वो कि वो ऐसे कर देगा। उसको लगता है कि एक उनको उनको लगता है कि हम ऐसे डरा देंगे तो वो हमेशा हिंदू को कहते हिंदू बनिया। अगर उनके टेलीविजन चैनल को देखेंगे, वो लाल टोपी वाला बड़ा फेमस करेक्ट, है, करेक्ट, वो करेक्ट। हिंदू बनिया, बामन बामन ऐसे करके वो बोलते हैं। हुँ। उनको लगता है ये लोग बड़ी जल्दी डर जाते हैं और ये इसको हम ऐसी धमकियां देंगे तो ये डर जाएंगे, शांत हो जाएंगे, पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा, डेमोक्रेसी है, सब लोग बोलेंगे आए हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक वो, बट ऐसा होता नहीं है। उनको इस देश की जो ईडियम है उसको समझना चाहिए। इस देश का ईडियम महाभारत से और रामायण से आता है और ये धीरे धीरे बढ़ता है, जस्टनेस को तलाशता है, और जब जस्टनेस ऑफ वॉर उसके पक्ष में होती है तो वो क्या से क्या कर जाता है, ये आपको पता लगेगा आने वाले समय में। सर, इंडस वाटर ट्रीटी पे जो इंडिया का रिएक्शन आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक नैरेटिव ये चल रहा है कि इससे क्या कर लोगे आप? कहाँ तुरंत टोंटी थोड़ी है जो बंद कर दोगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तब तक तो दसियों साल चले जाएँगे। पाकिस्तान को एक्चुअली में ऐसा कोई नुकसान नहीं है। हाउ डू यू सी दिस? एट द फेस ऑफ इट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, आप वो पानी कहाँ से डाइवर्ट करेंगे? हुँ। आप कहाँ से वो नल बंद करेंगे? नल तो है नहीं। अभी ने खुद बोला बिल्कुल नहीं है। और अगर आप वहाँ से डाइवर्जन कैनाल्स भी बनाएंगे तो वो एक दिन में तो बनेगी नहीं, दसियों साल लगेंगे। पहाड़ों को काटना पड़ेगा, सुरंगें बनानी पड़ेंगी, आप वहाँ से डाइवर्जन करेंगे तो वो हम 10 साल के बाद कर भी लेंगे, 10 साल तक कर भी लेंगे, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये पाकिस्तान की शारग है, जगलर वेन है, और ये वेन है इंडस, चिनाब और झेलम। पूरे जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इनको वेस्टर्न रिवर्स कहा हुँ। जाता है, ये सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर पूरी कंट्री की जो रूरल इकोनॉमी है, क्रॉप बेस्ड इकोनॉमी है, उसको सपोर्ट करती है। और जो कैनाल नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर, झेलम बेस्ड, सॉरी इंडस बेस्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल नेटवर्क है बेस्ड ऑन वन रिवर सिस्टम। हुँ। और इसको आप कैसे ऑल्टर कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब बहुत सारा पानी छोड़ा गया, जब करेक्ट, है ना? करेक्ट। हमने पानी छोड़ दिया क्योंकि सबसे अहम चीज़ इसके अंदर ये थी कि हम डेटा शेयर करते थे रियल टाइम कि भाई इतना पानी है हमारे पास इकट्ठा हो गया है, हम इतना करके छोड़ रहे हैं, धीरे-धीरे करके छोड़ रहे थे एज़ पर द ट्रीटी कि यार गर्मी ज़्यादा हो रही है, भाई प्लीज़ इतना पानी छोड़ दो, अच्छा ये ले लो, मतलब म्यूचुअल। ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, कौन-सा महीना चल रहा है? अप्रैल, गर्मी तो अभी, चढ़ेगी। हमने सारा पानी छोड़ दिया, हमारे पास पानी खाली हो गया। अब हमने गेट बंद कर दिए, तो जो पानी हमने छोड़ दिया, पाकिस्तान के पास ना कोई डैम है, ना कोई रिजर्वायर है, वो कहाँ जाएगा पानी? वेस्ट हो गया, चला गया, जा रहा है, हुँ। गया।
अब हम वहां रोक लेंगे। तो अब हमने, जब गर्मी बहुत भीषण पड़ेगी, हमने रोक लिया पानी, क्योंकि हमारा रिजर्वायर खाली, टक, गेट बंद। तो आपको प्यास लगेगी ना, मॉनसून आएगा, बहुत बारिश होगी, नेचुरली पाकिस्तान के अंदर फ्लडिंग होगी। पिछले साल भी, पिछले से पिछले साल Correct. कितनी बड़ी फ्लड, नेचुरल फ्लडिंग होगी। हमारे भी डैम्स के रिजर्वायर पूरे भरे होंगे। जब पाकिस्तान डूब रहा होगा, हम गेट खोल देंगे और डूब जाएगा। हम गेम खेल सकते हैं ना, ये वाला पानी पानी खेलेंगे हम। तो उस पे जो काउंटर आता है लोगों का, वो यही आता है कि यार आप में तो मानवता ही नहीं है, पानी तो भगवान की देन है, आप ऐसे कैसे रोक सकते हो? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो भगवान की देन डैम तो नहीं था। इंडस वाटर ट्रीटी तो अल्लाह ने नहीं करी, भगवान ने नहीं करी। भाई, जब आपकी मानसिकता विकृत है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे मोदी साहब ने कहा था कि हम आपको पानी दें और आप हमारा खून बहाएं, और हम यहाँ से पानी बहाएं आपके लिए। ये दोनों चीजें नहीं हो नहीं हो सकती, सकती, ठीक है। और बिल्कुल नहीं होंगी। हमारे डैम्स में बहुत सारी सिल्ट इकट्ठी हुई हुई है। पाकिस्तान इस ट्रीटी के चलते उस पर ऑब्जेक्शन लगाता था, जब हम कहते थे कि भाई डीसिल्टिंग करनी है हमें। पहाड़ी इलाका है, लैंडस्लाइड होता ही होता है, बारिशों में बहुत सारा मलबा। जमा हो जाता है। अगर आपने चिनाब को खास तौर से देखा हो कि बहुत ही वायलेंट रिवर है, बहुत ही अ, मलबा लेके साथ चलती है बारिशों में, वो सारा डैम पे आकर रुक जाता है। तो वो रेजोवायर की कैपेसिटी कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। वो हमें डीसिल्टिंग नहीं करने देता, अब हम डीसिल्टिंग करेंगे। तो क्या हम लाखों टन सिल्ट दोबारा पहाड़ पे चढ़ाएंगे क्या? हम गेट्स को खोलेंगे, जब बारिश का पानी चल रहा होगा, गेट्स खोल देंगे, तो जो सिल्ट पीछे से आएगी उसके दबाव और बहाव से इस सिल्ट को भी ले जाएगी, और ये सिल्ट जाके पाकिस्तान के लहलहाते जो खेत हैं पंजाब के, वहां पर बिखर जाएगी। इस पैमाने पर बिखरेगी कि वो एक सीजन की क्रॉप, एक दो सीजन की क्रॉप को तहस नहस कर देगी। उसमें ग्रेवल होगा, उसमें पत्थर होंगे, उसमें सैंड होगा, गड़बड़ होगी, उसकी उसको उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो प्यासे भी मरेंगे, डूब के भी मरेंगे, और अपनी जमीन का स्वरूप को उजड़ते हुए भी देखेंगे। ये है इंडस वाटर ट्रीटी का इमीडिएट इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। और जो 10 साल बाद होगा वो तो खैर होगा ही। वो तो अलग होगा, तो इसीलिए वो बिल बिलाया भी है कि एक तरफ वो कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, पर दूसरी तरफ बार-बार कह रहा है। कि इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। करेक्ट। सो एट द सेम टाइम वर्ल्ड बैंक वो बोल रहा है पाकिस्तान, पर वर्ल्ड बैंक का कोई ऑब्जेक्शन अब तक आया नहीं। 3 दिन हो गए इस बात को हमने यार। हमने उसको हटा दिया भाई। जब न्यूक्लियर ट्रीटी, उसकी एग्रीमेंट था, जेपोआ एग्रीमेंट विद ईरान, ठीक है। अमेरिका साइड हट गया ना। कोई आया, कोई सा बैंक या कोई कुछ, मेरा और तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट है, ठीक है, तुम जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आर्बिट्रेशन फाइल करो, करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, केस क्या है। कोई ऐसा तो नहीं है क्योंकि हमारे ऊपर कोई वो लेके, और हमें वर्ल्ड बैंक से कोई बेल आउट पैकेज तो लेना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम ट्रीटी को एब्रोगेट करें, उसको रद्द करें, तो आपने भी तो एक काम किया है। हम, जब आपसे मतलब है, पाकिस्तान ने भी तो किया है, और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास। आपने नेविगेशन ट्रेनिंग एरिया एक बांध बना के किया हुआ है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी से, सिंध में, जिसका पानी आप रन ऑफ कच्छ में छोड़ देते हैं, या रन ऑफ कच्छ में पानी रोक देते हैं। आप भी तो ये करते हैं ना, जब पानी की किल्लत होती है आप जी। रोक देते हैं, जब पानी ज्यादा हो जाता है आप छोड़ देते हैं। तो हमारा भी तो उल्लंघन है, तो ट्रीटी का उल्लंघन तो पहले आपने किया। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए वर्ल्ड बैंक भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ट्रीटी का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। वो बात और है कि हमने उसका हल्ला नहीं मचाया, हम उस पर चुप रहे। अब बचाएंगे, ये मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। और अब रीजन भी है मचाने का। बिल्कुल। सर, पाकिस्तान में पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं वहाँ के पॉलिटिशियंस की बात करूँ तो पैसे के लिए बहुत भूखे नंगे रहते हैं। आर्मी की बात करूँ तो उनके जो जनरल रिटायर होते हैं तो उन्होंने क्या प्रॉपर्टियाँ बना ली हैं बाहर विदेशों में। तो अगर पैसा ही उनके लिए एक बड़ा फैक्टर है, और इसीलिए जो ऊपर के बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स या मिलिट्री के लीडर्स हैं वो उसी बल पे बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जनता को बरगलाते हैं, भटकाते हैं, तो क्यों नहीं पाकिस्तान नहा धो के अपने आप को बेच ही देता? अंबानी अडानी जी खरीद ही लेते आप। बिल्कुल। बिक जा भाई, एक ही बात खत्म कर। जैसे वो क्या, गुलाब सिंह ने कश्मीर खरीद लिया था 70,000 रुपए में।
ले लेंगे भाई, तेरे को खरीद लेंगे, हाँ, खरीद लेंगे वो। खरीद के किनारे कर देंगे, वो जो करेंगे वो करेंगे, पहले खरीद लेंगे। मेरे ख्याल से शायद वो भी दिन दूर नहीं कि हम खरीद लेंगे उसको। बिक जा भाई, खत्म कर, हाँ, बिक ही जा तू अब। फटने से अच्छा बिक जा। फटने से अच्छा तो बिक ही जा। क्योंकि और जो तुझे चला रहे हैं वो तुझे बेच के बाहर जाके सेटल हो रहे हैं। भाई आसिम मुनीर की फैमिली, सुनने में आ रहा है कि वो लंदन चली गई है गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए। सब पूरी जिंदगी यहाँ नौकरी करने के बाद तो हमारे जनरल साहब एक फ्लैट में रह रहे हैं 3 BHK में। सही। वहाँ के जनरल साहब की दुबई में प्रॉपर्टी है, यूके में प्रॉपर्टी है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में प्रॉपर्टीज है। वो कौन सा जनरल बाजवा था, वो सीपैक से उसने इतने पैसे कमाए कि वो अमेरिका के अंदर पापा जोन्स की पिज्जा चेन चला रहे थे भाई साहब। आप सोच रहे हैं? तो उनके पास बेशुमार पैसा है। जब यहाँ पे दर्जा हरारत बढ़ गया, कशीदगी बढ़ने के आसार हैं, मुनीर साहब ने अपने बीवी बच्चों को जेट में बिठा के लंदन भेज दिया। लंदन भेज दिया। आप मजे करें, आप चिंता ना करें, ज्यादा होगी तो बेटा मैं भी आ लूंगा, मजे करेंगे फिर। ये वहां पे आम आदमी, प्यासा आम आदमी मरेगा, सही बात। डूबेगा आम आदमी। वो उनको कोई मतलब नहीं है। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू कॉमन पाकिस्तानीज। सो मतलब उनको शक है अटैक हो जाएगा, या ये डर है, या पाकिस्तान में बहुत घबराहट है। मैंने आज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से सवेरे बात करी थी सेंस लेने के लिए, तो उससे सेंस मेरे को मिला कि वहाँ पे डर का माहौल है, वहाँ पे खौफ है, घबराहट है। कश्मीर पर वापस आना चाहूंगा। क्या लगता है एक आम कश्मीरी या कश्मीर एक राज्य के तौर पर जिस तरीके से खुली बाहों से टूरिस्ट को, पर्यटकों को वेलकम करता है, क्या कश्मीरी पंडितों को भी वेलकम करेगा, उनको वहां बसाने में मदद करेगा? क्या फ्यूचर देखते हैं सर आप? अभी शायद वो सिचुएशन नहीं बनी है। फारूक अब्दुल्ला ने अभी हाल ही में एक वीडियो पॉडकास्ट में कहा है कि हम चाहते हैं लेकिन हम डरते हैं। ओके। हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाए लेकिन हम डरते हैं। तो चाहते हैं अभी, या पहले भी चाहते थे 90 के दशक में भी? बिल्कुल नहीं चाहते थे। अगर चाहते होते तो फिर वो वहां से उनका पलायन क्यों होता, मस्जिदों से तो ऐलान। अब क्यों चाहते हैं? क्योंकि अब हालात बदली हो गए। उनको असलियत पता लग गई कि अगर जिंदा रहना है, तरक्की करनी है, बरकत रखनी है अपने पास, तो भारत के साथ ही विलय और भारत के साथ ही रहना ही एक विकल्प है। और कहीं ना कहीं उनकी जो ह्यूमैनिटी का जो बैरोमीटर है वो कहीं ना कहीं उसको तंग करता है। वहाँ की किसी भी कश्मीरी मुसलमान से बात कर लो, अगर उससे कश्मीर फाइल्स की बात कर लो तो उसको बिल्कुल नकारता है और कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा महसूस भी होता है। और सैद्धांतिक तौर पे तो यासीन मलिक ने भी ये बात नहीं नकारी थी कि उनको यहाँ आना चाहिए। यासीन मलिक जैसा टेररिस्ट, उसने भी इस बात को नहीं नकारा था कि नहीं, कश्मीरी पंडित का हक बनता है, उनको वापस आना चाहिए, लेकिन उनको एनक्लेव्स में नहीं बसाना चाहिए। ये उसका एक पॉइंट हुआ था। पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब ये इस तरीके की बात करी थी। तो वो कश्मीरी कहता कि ठीक है आना चाहिए, लेकिन जब कश्मीरी से बात करो कि वो आए और जो घर आपने जो उसका हत्याया हुआ है, जो जमीन आपने हत्याई हुई है वो खाली करे, तो वो फिर कैसे होगा? तो वहां पे वो कहता है कि नहीं आना चाहिए। लेकिन आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे पास आंकड़े नहीं है एकदम, एलजी ने कुछ इस तरीके की कार्रवाई करी है कि वो प्रॉपर्टीज कश्मीरी पंडितों को वापस दिलवाई हैं। लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें डर लगता है, तो वो पाकिस्तानी बंदूक से लगता है। तो पाकिस्तानी बंदूक पहलगाम में थी, पाकिस्तानी बंदूक अभी वहाँ है और उससे वाकई डर लगता है। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान की बंदूक की वजह से अब कश्मीरी पंडित वहाँ नहीं जाएगा। कोई अपने आप को बर्बाद होना नहीं चाहता, देखना चाहता, लेकिन उसका दिल है, उसका दिमाग है, जाना चाहता है। शायद वहाँ भी लोग उनको लाना देना चाहते हैं, मेजॉरिटी। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते। उसका पॉलिटिकल साइड है, उसका डेमोग्राफिक रेशो का साइड है, उसका एजुकेशन से भी लेना देना है, उसका पावर पॉलिटिक्स से भी लेना देना है, बहुत सारे डायमेंशन हैं। और कश्मीरी जो पंडित है वो काफ़ी एफ्लुएंट है, तो उससे भी एक डायमेंशन और डायनेमिक्स अलग बनते हैं। तो मेरे ख्याल से वो सब चलते हुए वो दे आर नॉट सो वेरी कंफर्टेबल विद देम कमिंग बैक। ठीक है सर, बॉर्डर तो पंजाब से भी लगता है, राजस्थान से भी लगता है, गुजरात से भी लगता है, नॉर्थ ईस्ट में भी लगता है। कश्मीर में ही क्यों अब तक सॉल्व नहीं हो रहा है? 98% मुस्लिम है, ओके। और 98% अगर मुस्लिम है तो जरूर उसमें 5-6% ऐसे मुस्लिम हैं जो कि पनाह देते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड दैट्स इनफ, ओके। दैट्स वेरी इनफ।
तो बाकी के 90% से ज़्यादा लोगों को ये नहीं लगता कि जो 5% है उनको लेकिन पता कैसे चलेगा? तो ऑनलाइन का और ज़माना आ गया। कैसे पता लगेगा? अब तो आपको कुछ फिज़िकल करने की ज़रूरत नहीं ना, पूरा ऑनलाइन है। टीआरएफ जिसके आतंकवादियों ने इसकी पहले हम्म। ज़िम्मेदारी ली थी, तो ऑनलाइन टेररिस्ट ग्रुप है ना, ऑनलाइन आप रेडिकलाइज़ करें, वन टाइम यूज़ है। ट्रम्प जब ये बोलते हैं कि इंडिया भी मेरा फ्रेंड है, पाकिस्तान भी मेरा फ्रेंड है, कैसे इंटरप्रेट करते हैं आप इसको? तो मतलब वो किसी के साइड नहीं है या फिर नहीं, ट्रम्प ये भी कहते हैं कि हज़ार साल से ये लड़ाई 1000 चल साल से रही है। लड़ाई चल रही है, करेक्ट? आई डोंट थिंक सो किसी मीडिया हाउस ने इस बात को समझा है। एंड दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ऐसा बोला, ये भी बोला उन्होंने। ये क्यों बोला है? तू तेरा देख ले भाई, और उनको पता है देख एक ही कंट्री पाएगी। ये मोदी से सवाल पूछा गया था। ये मोदी से सवाल पूछा गया था जब मोदी अमेरिका गए थे इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पूछा गया था, और मोदी ने कहा था कि हमें 1000 साल से इनको डील करने की आदत है, हम कर लेंगे। ठीक है। तो ये वहां से आता है कि 1000 साल से चल रहा है, ये कर लेंगे डील। यानी कि पाकिस्तान भी मेरा दोस्त है, हिंदुस्तान भी मेरा दोस्त है, 1000 साल से चल रहा है, मैनेज कर लेंगे। तो मोदी मैनेज कर लेंगे। ओके, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, आप इस पॉडकास्ट पे आए। मुझे लगता है जब ये पॉडकास्ट रिलीज़ हो रहा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस और भी लोगों के आएँगे। सो हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि जब वो क्वेश्चंस जमा हो जाएँ तो हम फिर से आपसे मिलें। बिल्कुल। और आपकी पर्सनैलिटी अमेजिंग है, अरे और सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एंड आपकी जो क्लैरिटी है, आपके जो थॉट्स की, जिस तरीके से आपने बात करी, मेरे को लगता है हमारी जो ऑडियंस है उनको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक पर्सपेक्टिव मिला होगा, एक जवाब मिला होगा, क्योंकि ऐसे ही पॉडकास्ट से और ऐसे ही आप जैसे गेस्ट के साथ को सुनकर वो अपना एक वर्जन बनाते हैं, और भले वो आपको क्रेडिट ना दें, लेकिन उस वर्जन को सोसाइटी में जब स्प्रेड करते हैं तो आई थिंक उससे सोसाइटी में भी बहुत क्लैरिटी आती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थॉटफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। प्लीज़ गाइज, इस एपिसोड को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। विल बी बैक सून ऑन TRP। जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद।